मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे, ओम्स लॉ। और ओम्स का नियम क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो जो करंट होती है किसी भी सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती होती है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब करंट बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट घटेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। और एक चीज और मैं बताया था कि इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि कांस्टेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है और ना ही करंट के ऊपर डिपेंड करता है। और इसको मैं आप लोग को बताया था मैथमेटिकली भी और फिजिकली, मतलब फिजिक्स के तौर पर भी उसको बताया था फिजिक्स के रूल के हिसाब से। तो अब ये रेजिस्टेंस फिर डिपेंड किस पे करता है, वही आज हमको पढ़ना है कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्या पढ़ना है हमको, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो इसमें पहला आता है कि लंबाई, लेंथ। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है इसके लंबाई के। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये बोल रहा है कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। मान लो ये कोई कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ L है, और एक और कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ 2L। तो एक कंडक्टिंग वायर है, एक की लेंथ L है और एक की लेंथ 2L है। तो इसके हिसाब से रेजिस्टेंस जो है इसमें ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा। अब इसको प्रैक्टिकली पहले समझो एंड देन फिर वायर के हिसाब से मैं बताऊंगा। प्रैक्टिकली मतलब मान लो ये हाईवे है, हाईवे क्या मान लो, हाँ हाईवे, ये कोई पुल है 1 मीटर का, ठीक है। ये कोई दूसरा पुल है 2 मीटर का। यहाँ पे कोई बॉल रखी है, यहाँ पे कोई बॉल, यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा है, वो इस पे किक मारता है और उतने ही फोर्स की किक मारता है यहाँ पे भी। अब ध्यान से देखना, ये जो हाईवे है, ये जो पुल है, ये रफ सरफेस का है। रफ सरफेस मतलब इस पे जो है कंकड़ पत्थर है, क्या कंकड़ पत्थर, और यहाँ पे भी क्या है, कंकड़ पत्थर। अब आप एक चीज देखोगे कि ये जो बॉल होगी यहाँ पे जितनी स्पीड से जाएगी, मान लो इसकी स्पीड यहाँ पे जब निकलती है तो होती है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब यहाँ पे निकलेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और उसकी स्पीड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ये केवल मैं एज्यूम कर रहा हूँ, इसको प्रैक्टिकली या एक्चुअली मत मान लेना। तो आप ये देख रहे हो कि जब जो पाथ था वो जब छोटा था तो स्पीड ज़्यादा थी, और जब पाथ लंबा हो गया तो स्पीड हो गई कम। ऐसा क्यों हुआ, अगर पाथ जब छोटा था तो कम कंकड़ पत्थर मिले होंगे उसको, वो टकरा के इतनी स्पीड से निकली, लेकिन जब पाथ लंबा हो गया तो ज़्यादा कंकड़ पत्थर मिले और ज़्यादा टकराई वो तो उसकी स्पीड कम हो गई। ऐसे ही आपको मैं बताया था कि वायर में क्या होते हैं, वायर के अंदर क्या होते हैं कि एटम होते हैं, एटम, और इलेक्ट्रॉन का पास करवाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का पास मतलब करंट कब पास होती है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी मीडियम, किसी भी वायर में से पास होता है। यहाँ पे जो होंगे एटम कम होंगे एज कंपैरिजन टू यहाँ पे एटम ज़्यादा होंगे, यहाँ पे कम होंगे। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ज़्यादा एटम से लड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो करंट भी कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी तो रुकावट बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है छोटा वायर जिसका छोटा लेंथ का वायर में रेजिस्टेंस कम होगा, बड़े लेंथ के वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। बस इतना ही समझ में, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें रॉकेट साइंस, ठीक है। अब दूसरा कहता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
क्रॉस सेक्शन। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब यहाँ समझिए एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या अंतर होता है। अब कई लोग समझ लेते हैं कि एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, नहीं, ऐसा सेम नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है। मान लो ये कोई वायर है, लगभग जितने भी वायर्स होते हैं वो सिलेंड्रिकली होते हैं। तो मान लो ये कोई वायर है, ठीक है, तो या तो करंट यहां से जाएगी या तो यहां से जाएगी, या तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे या तो इधर से जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं, सर्कुलर पार्ट से। किससे जा रहे हैं, सर्कुलर पार्ट से। उनको जो है बीच वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है। तो कहां से जा रहे हैं, सर्कुलर पार्ट से जा रहे हैं, बीच वाले पार्ट से उनको कोई मतलब नहीं है। तो आप पढ़े भी होंगे 10th में सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हमको कर्व सरफेस एरिया से कोई मतलब है ही नहीं, हमको मतलब है एरिया ऑफ सर्किल से। एरिया ऑफ सर्किल से, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहीं से आएगा। अब ध्यान से समझिए फिर से कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे मान लो ये कोई पतला वायर ए, ठीक है, ये कोई मोटा वायर बी, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है इसमें जो है रेजिस्टेंस जो है कम होगी, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसमें कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब ऐसा क्यों, मान लो कोई कमरा है, ठीक है, कमरे में 2 गेट हैं, एक गेट चौड़ा है और एक गेट पतला है, मतलब एक गेट बड़ा होगा और एक गेट जो होगा छोटा होगा, ठीक है। तो अब क्या है, मान लो उस कमरे में क्या होती है, आग लग जाती है। अब जब आग लग जाएगी तो ये बताओ जो ज्यादा बच्चे होंगे वो किस गेट से भागेंगे, किस दरवाजे से भागेंगे, जाहिर सी बात है बी वाले दरवाजे से, क्योंकि जो पतला वाला दरवाजा है उसमें अगर 2 लोग जाएंगे तो मतलब मान लो अटक जाएंगे, लेकिन जो मोटा वाला या बड़ा वाला दरवाजा है उसमें से ज़्यादा लोग चले जाएंगे। तो वही बच्चों को तुम इलेक्ट्रॉन एज्यूम करो और दरवाजे को तुम क्या करो, गेट को मतलब क्या एज्यूम करो, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देख रहे हो जब पतला दरवाजा था है तो कम बच्चे जा पाए, बड़ा दरवाजा है ज़्यादा स्पेस है तो ज़्यादा बच्चे जा पाए। ऐसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब कम होगा तो कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कम करंट मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के जाने का मतलब ज़्यादा करंट पास होगी, ज़्यादा करंट पास होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। बस इतना समझिए बस। अब आगे देखिए, तो इन दोनों ये 2 चीज़ तुम जान गए। एक चीज़ और है जिसपे जो है डिपेंड करती है करंट। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, इसको ध्यान से समझ लो कि मतलब जो पदार्थ है उसका प्रकार क्या है। आप देखो नेचर ऑफ मटेरियल में क्या आता है, सबसे पहले कंडक्टर। कंडक्टर को आपको शुरू में ही पढ़ाए थे कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए करंट को ये ईजिली पास करवा देता है। अगर करंट ईजिली पास हो रही है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा लो, और इसका एग्जांपल होता है सिल्वर, कॉपर और भी बहुत सारे, ठीक है। फिर दूसरा आता है इंसुलेटर। अच्छा, इंसुलेटर क्या होता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री चार्ज नहीं होते, इसलिए करंट कहीं पास नहीं कर पाता है, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा तो इसमें क्या आ गया, इसमें कौन कौन सा आएगा, एक आएगा वुड, दूसरा आएगा प्लास्टिक, ठीक है। तीसरा आता है एलॉयज। क्या आता है, एलॉयज। एलॉयज में क्या होगा, एलॉय क्या होता है, एलॉय आप लोग पढ़े होंगे, इसको कहते हैं हिंदी में मिश्र धातु,
जो दो मेटल या दो नॉन मेटल को कंबाइन करके बनाए जाते हैं, आपको केमिस्ट्री वाले सर बताए होंगे, प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। इसमें जो होता है वो रेजिस्टेंस मीडियम होता है, मीडियम। इसका एग्जांपल है ब्रास, ठीक है, और एक इसका एग्जांपल है नाइक्रोम या निक्रोम भी कहते हैं कई लोग। अब नाइक्रोम को इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि जो नाइक्रोम होता है वो जो होता है निकिल और क्रोमियम दो मेटल से मिलकर बनता है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि नाइक्रोम का काफ़ी ज़्यादा यूज है। तो ये जो तीसरा है कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पे और डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल की, कि पदार्थ की प्रकृति क्या है, और उसमें क्या है, कंडक्टर में आपको बताई दिया लो होता है, इंसुलेटर में हाई होता है और एलॉयज में मीडियम होता है, उसका सबका एग्जाम्पल भी दे दिया। अब ध्यान से समझिए कि ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई 2, ठीक है। फिर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब 1 and 2 से आप क्या समझते हो, अब इसको क्या करोगे, कंबाइन कर दोगे। तो कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। अब इस प्रोपोर्शनल को, साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, रो एल बाई ए। अब यहाँ पे रो क्या है, रो यहाँ पे क्या है, रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, और हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। और ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो ना ही रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, ना ही लेंथ पे डिपेंड करेगी, ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। वही पुराना वाला जो हम पढ़े थे, V = IR, ओम्स लॉ, और उसमें हम पढ़े थे, या RI इसको लिख सकते हैं, R पीछे चला जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। RI, यहाँ जो रेजिस्टेंस होता है वो ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है और ना ही करंट पे, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है। ऐसी रेजिस्टिविटी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट होगी किसके, रेजिस्टेंस के भी, उस कंडक्टर के, लेंथ के भी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के भी। और रेजिस्टिविटी फिर डिपेंड किस पे करती है, अभी बताऊंगा रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। लेकिन ये ना ही रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, ना ही लेंथ पे, और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको कहते हैं, ऐसे बना लो, कैसे बना लो, भावनाएं सही होनी चाहिए भाई, चाहे जैसे बनाओ, कांस्टेंट है, और इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, अब देखो, तो जो रेजिस्टिविटी होती है ये क्या होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। बोल रहा हूँ, डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब आप कहोगे कि यही तो डेफिनेशन रेजिस्टेंस की भी थी, तो आगे भी तो सुनो कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट बट ओनली डिपेंड, किस पे डिपेंड करती है, केवल नेचर ऑफ मटेरियल। पहले नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी, एंड टेम्परेचर, और किस पे डिपेंड करेगी, एंड टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करेगी, एक ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल पे, और किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर वाला नहीं है क्लास 10th में, ये क्लास 12th में चैप्टर 3 है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आप पढ़ेंगे कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, लेकिन मैं बता दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत 5 मिनट इसको भी दे देंगे। मेन मुद्दा ये है कि नेचर ऑफ मटेरियल हमको पढ़ना है, कि नेचर ऑफ मटेरियल पे रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, R = ρL/A। क्या है, R = ρL/A। मान लो अभी इसकी क्या कहते हैं,
SI यूनिट लिखनी हो, SI यूनिट, तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, रो इधर ही रहेगा, बाकी सब उधर भेज दो। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल। तो R की क्या होती है ओम, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और L का क्या होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर चला गया, तो रो की क्या हो जाएगी SI यूनिट, रो ओम मीटर, सॉरी ओम क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी SI यूनिट, ओम मीटर। ठीक है, अब देखिए लास्ट आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि आपको बता ही दिया गया है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, एक नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी, और किस पे डिपेंड करेगी, दूसरा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बता दिया जाएगा, लेकिन अब आप समझिए कि सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल, इसका इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, ये जो फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L बाई ए, इसका न्यूमेरिकल हर साल 70% जरूर आता है, जरूर आएगा, ये 100% आएगा। और इतना जान लीजिए, अगर कोई चीज़ 100% मतलब 70% आ रही है, तो मतलब उसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये आएगा जरूर। तो कैसे सवाल आएगा, मान लीजिए इफ, मान लीजिए आएगा सवाल, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, अगर कोई वायर की जो लेंथ है वो डबल कर दी जाती है, तो व्हाट विल बी द effect on resistance and रो। तो उसके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। मान लो अगर ये सवाल 1 नंबर में आ जाता है, तो इसको सीधे कर दोगे कि जो लेंथ होती है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लेंथ डबल हुई है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर ये 1 नंबर से ज़्यादा में आ जाता है, तो इसको आपको भैया न्यूमेरिकली करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकली कैसे करोगे कि हम जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। उसके बाद क्या हुआ, लेंथ को क्या कर दिया गया, लेंथ को क्या कर दिया गया, लेंथ को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। लेंथ को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेंथ को क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। अब अगर लेंथ को तुम डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। रेजिस्टेंस का क्या होगा, रो लेंथ तो डबल हो गई, L अपॉन ए, यही है। अब यहाँ लेंथ की जगह क्या रख दोगे तुम, 2L रख दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो 2L अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे से 2 बाहर ले लो, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 2 रो L बाई ए। अब तुम देख रहे हो कि ये जो पहला इक्वेशन है और यहाँ जो लिखा हुआ दोनों सेम है। अब इसको R को इधर ले आके रख दो, LHS वाला, तो R डैश इक्वल टू क्या हो गया, 2R। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो पिछले वाले रेजिस्टेंस के जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि लेंथ भी जो उसकी लंबाई भी है वो जस्ट डबल हो गई है। ये चीज़, ये तो क्लियर हो गया रेजिस्टेंस हो। अब मेन मुद्दा ये है कि ये बताओ रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, रेजिस्टिविटी जो है सेम रहेगी, क्योंकि वो ना लेंथ पे डिपेंड करती है, ना एरिया पे, और ना रेजिस्टेंस पे भी बताया था वो नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो आप लोग लिखोगे रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम, बाकी जो है आपको कल बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।